आज हम BHIC 101 का चौथा क्लास है, जिसमें हम भूगोलिक क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूगोलिक क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। और कल का वीडियो मैंने पढ़ा था जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र तक फैली हुई है। ठीक है ना, नदियाँ। ठीक है ना, ये मैंने कल पढ़ाया था कल के वीडियो में। और आज का वीडियो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। आप देखेंगे मध्यवर्ती या मध्य भारत। ठीक है, मध्यवर्ती या मध्य भारत के दक्षिण सिर पर भू रचना शुरू होती है। ठीक है ना, जो मध्यवर्ती या मध्य भारत के दक्षिण सिर पर भू रचना शुरू होता है, जिसे प्रायद्वीप, ठीक है ना, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, जिसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। ठीक है, इसमें 4 प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी से गिरती है। इसमें 4 प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी से गिरती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कौन कौन नदियां हैं। ये नदियां का नाम है, ठीक है ना, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी और कावेरी नदी। ये आपके 4 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी से गिरती है। ठीक है ना, अब ये मैपिंग आपको दिखाएंगे ना तो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैपिंग बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए इन नदियों के कारण इस पठारी, इन मतलब महानदी, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी और कावेरी नदी, ठीक है ना, कावेरी नदियों के कारण क्षेत्र में जलोढ़ मैदान बने। और इन मैदानों, ठीक है ना, मैदानों तथा नदियों के दहन में मूल आवास क्षेत्र का विकास हुआ। अब यहाँ देखेंगे, जो लोग पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखेंगे वो वीडियो देख लें, और वो वीडियो नहीं देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देखिएगा। इसका तीसरा दूसरा वीडियो, उसके बाद आपको यही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। तो आप ध्यान दीजिए, इनमें 4 प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी से गिरता है। ठीक है ना, महानदी है, ठीक है, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, तो इन महानदियों की जो पठार क्षेत्र, जो जलोढ़ मैदान है, जो जलोढ़ मैदान है, इन मैदानी नदियों में दहन के मूल आवास क्षेत्र का विकास हुआ। मतलब मेरे दहन मतलब क्या होता है, मैं डेल्टा। ठीक है ना, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, दहन डेल्टा क्या है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे अभी पूरा इसको प्रोसेस अच्छे से बताऊंगा, नहीं तो आपको ऐसे बताऊंगा समझ। डेल्टा क्या होता है, जो आपको उत्तम जो छोर से जब पानी जब गिरती है, जब गिरने के कारण क्या होता है कि जब वो महासागर में जब मिलती है तो वहां से स्थिर हो जाती है और अपने आप से वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में कट जाती है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसके बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप ध्यान देंगे, पहले यहाँ समझेंगे। ये 4 नदियां हैं, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है ना, अब याद है, इन नदियों के कारण इस पठार क्षेत्र में जलोढ़ मैदान भी बने, और इन मैदान के नदियों में दहन में मूल आवास क्षेत्र का विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र में मैदानों का आवास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 मिनट, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ देखिए, ठीक है ना, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, आपके 4 नदियां दिया हुआ है। इन नदियों के कारण इस पठार क्षेत्रों में जलोढ़ मैदान बने, और इन मैदानों तथा नदियों के दहनों में मूल आवास क्षेत्र का विकास हुआ। ठीक है, मूल क्षेत्र आवास का विकास हुआ। दहन मतलब डेल्टा। अब डेल्टा क्या है ये देखिए, डेल्टा मतलब दहनों। ठीक है ना, यहाँ देखिए, किसी नदी के प्रवाह में बहने वाली तटछट के ऐसे स्थान में ठहरने और फैलने से बनी त्रिभुजाकार स्थल को कहते हैं। ये नदी के बहाव धीमी हो जाती है। ठीक है ना, इस नदी के आपको चित्र में आप देख रहे होंगे, आप ग्राफ में देखिएगा त्रिभुजाकार क्षेत्र का फैला हुआ। अब यहाँ देखिए, किसी नदी के प्रवाह में बहने वाले तटछल के ऐसे स्थान में
ठहरने और फैलने से बने त्रिभुजकार स्थल को कहते हैं। जहां नदी बहाव धीमी हो जाती है, जब त्रिभुजकार क्षेत्र का जब ये प्रवाह होता है तो क्या उसकी जो उसकी बहाव है वो धीमी हो जाती है। डेल्टा इस जगहों में देखा जाता है, इसी जगह में डेल्टा देखा जाता है जहां नदी किसी सागर, महासागर, समुद्र, झील या अन्य जलाशय मिलता है। डेल्टा इस जगहों पर देखा जाता है जहां नदी किसी सागर, महासागर, समुद्र, झील या अन्य जलाशय होते हैं। जैसे यहाँ पे ना आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यही है जो डेल्टा में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और झील अन्य जलाशय में मिलता है, मतलब जितनी भी नदियां हैं, महासागर का है, जो भी है, गोदावरी, कृष्णा, ये सब झील क्या होता है, जलाशय में एक साथ मिल जाता है, इसी जगह को हम डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है, ठीक है ना। विश्व को जो सबसे बड़ी नदी होती है वो डेल्टा होती है। ये त्रिभुजकार आकृति का निर्मित है। आप आकृति में देख रहे हैं, जब ये नदी जब एक साथ मिलती है तो त्रिभुजकार में हो जाती है और इसकी जलाशय धीमी हो जाती है। और जितनी नदी है, सब नदियों को मिलाकर, सभी नदी को मिलाकर ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, आपको ये समझ में आ गई होगी। ये आपको किताब में नहीं दिया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से इसको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसे नोट में लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या करें, यहाँ पे ये दीर्घकाल सांस्कृतिक विकास की धारा प्रवाहित होती है। ये दीर्घकाल तक अपनी संस्कृति विकास की धारा प्रवाहित करती रहती है, जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्यकाल होते हुए आधुनिक काल तक जाती है। यहाँ ये कह रहे हैं जो प्राचीन काल से ये नदी प्रवाह होती आ रही है, ठीक है ना, और प्रारंभ मध्यकाल तक, जो प्राचीन काल से आकर फिर मध्यकाल और फिर मध्यकाल से आधुनिक काल तक ये जल प्रवाहित होता रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, ठीक है, आगे आप देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कमेंट करिए, ठीक है। जो प्राचीन काल तक प्रारंभ होकर मध्यकाल तक आधुनिक काल तक निरंतर बहती रहती है ये नदियां, ठीक है ना। फिर से एक बताया था, जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर नदियां मध्यकाल तक बहती रही और आधुनिक काल तक निरंतर बहती आ रही है नदियां, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और ये नोट में जरूर लिखेंगे क्योंकि ये आपके किताब में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ देखिए, मध्य भारत में बहने वाले नर्मदा और तप्ती नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर है। जो मध्य भारत है उसमें जो बहने वाली जो नर्मदा और तप्ती नदियां है वो प्रवाह पश्चिम की ओर होती है, ठीक है ना। पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद, ठीक है, पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद नदियां गुजरात के अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। मतलब मध्य भारत में जो लंबी दूरी तय करने के बाद जो नदियां आ रही हैं वो नदियां गुजरात के अरब सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपमहाद्वीप के इस भाग की प्रमुख विशेषता ढक्कन का पठार है, ठीक है ना। जो उपमहाद्वीप के, ठीक है, उपमहाद्वीप के इस भाग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, वो ढक्कन पठार है, ठीक है ना। ये उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियों से लेकर, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणियों से लेकर कर्नाटका की दक्षिण सीमाओं तक फैली हुई है। जो विंध्यवाचल जो पर्वत है वहां से लेकर, मतलब उत्तर में जो विंध्यवाचल पहाड़ियां हैं, पर्वत है, वहां से श्रेणियों से लेकर कर्नाटक की दक्षिण सीमा तक फैली हुई है। आपको तस्वीर में दिख रही होगी, ठीक है ना, यहाँ तस्वीर में आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, महाराष्ट्र तथा मध्य भारत के भूभागों में काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है।
जो महाराष्ट्र के मध्य भारत भूमि है, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो मध्य भारत जो भूमि है, भूमि है, वो काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है। वो मिट्टी बहुत उपजाऊ है। देखिए उस मिट्टी में क्या क्या आपको मिलता है। देखिए क्योंकि इसमें इसमें नमी बनी रहती है, उस मिट्टी में बहुत नमी है, ठीक है ना, नमी है। ऐसे भूमि माना जाता है कि जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। जो महाराष्ट्र के मध्य में, जो महाराष्ट्र के मध्य भारत में जो भूभाग में काली मिट्टी के रूप में जो उपजाऊ है नदी है, ठीक है, उस मिट्टी में, ठीक है ना, यहाँ देखिए महाराष्ट्र के मध्य भारत में जो भूभाग में काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है, क्योंकि इसमें जुताई की कोई, इस मिट्टी को कोई, इसमें इतनी नमी है कि इसमें जुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज उपजाऊ होते हैं आप यहाँ देखेंगे। ये भूमि में कपास समझ रहे हैं ना आप लोग, फिर आपको ज्वार, मूंगफली और तिलहन की अच्छी फसल होती है, ठीक है, तिलहन की अच्छी फसल होती है। ये पश्चिम और मध्य भारत में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियां हैं। ये पश्चिम और मध्य भारत में, ठीक है, पश्चिम में और मध्य भारत में इसकी प्रारंभिक कृषि है, मतलब पहली बार यहाँ पे कृषि की आपका संस्कृति बनी, ठीक है ना। यहीं से आपको प्रथम कृषि, जिसको प्रथम कृषि ताम्रपाषाण संस्कृति आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में, ठीक है ना। इसी क्षेत्र से उदित हुई है, यहीं से पहली शुरुआत हुई थी आपकी पश्चिम और मध्य भारत के प्रारंभिक कृषि की शुरुआत यहीं से हुई थी। जो महाराष्ट्र के मध्य भारत के भूभाग में जहाँ की मिट्टी नमी है और उपजाऊ है, यहाँ पे जुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गए होगा, जिसको समझ नहीं वो कमेंट करेंगे, ठीक है, और जिनको समझ में आ गया वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें जरूर, और शेयर भी करें। अब अभी हम BHIC 101 पढ़ा रहा था, ये तो कंटिन्यूअस चलेगा। फिर दूसरा मेरा वीडियो अभी BHIC 102 का भी आ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, अब पास में आ गया, इसीलिए मैंने सब आपको स्टार्ट कर दिया है एक साथ मैं सबको प्रोवाइड करूं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो BHIC 101 अब 102 भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका चौथा वीडियो है, आप एक बार ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको बार बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आपको किताब देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे वीडियो बने रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।